लेट्स माइक आज का अखबार। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। आज का अखबार के साथ मैं राखी जैन। यहाँ हम देश दुनिया के सबसे बड़े और विश्वसनीय अखबारों से चुनते हैं वो रिपोर्ट्स जो सिर्फ खबर नहीं, आपकी समझ और सोच को गहराई देती हैं। आज का अखबार की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कहानी। नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्ट मिलकर एक ही तस्वीर पेश करती है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की और यूरोपीय नेताओं ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से व्हाइट हाउस में मुलाकात की। ये बैठक हाई प्रोफाइल थी, उम्मीदें बड़ी थीं, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध में कोई सीज फायर नहीं हो पाया। बातचीत के बीच ट्रंप ने अचानक मीटिंग रोककर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को फोन किया, मगर ये कोशिश भी नतीजे में नहीं बदल सकी। ना युद्ध विराम हुआ और ना रूस का रुख नरम पड़ा। इस पर इंटरनेशनल मीडिया का नजरिया क्या है, आपको बताते हैं। CNN, BBC और न्यूयॉर्क टाइम्स जैसी संस्थाओं ने इस पर जोर दिया कि ट्रंप लगातार खुद को ब्रोकर यानी मध्यस्थ साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हकीकत यही है कि अभी तक ये पूरी कवायद बातचीत और मंच तैयार करने भर तक सीमित है। कोई ठोस समझौता या ब्रेक थ्रू नजर नहीं आया। इस मुलाकात का सबसे बड़ा ठोस नतीजा वही रहा, यूक्रेन ने अमेरिकी सुरक्षा गारंटी के बदले लगभग $100 अरब के हथियार सौदे पर हामी भरी है। इसकी आर्थिक जिम्मेदारी यूरोपीय देश मिलकर उठाएंगे। यूरोपीय मीडिया की राय में सौदा दिखाता है कि चाहे युद्ध कितना भी लंबा क्यों ना खिंचे, पश्चिम देश अब भी यूक्रेन के साथ खड़े रहने को मजबूर हैं। लेकिन इस समर्थन की कीमत और जटिलता हर दिन बढ़ रही है। रूसी मीडिया और अल जजीरा की रिपोर्टिंग में एक अलग टोन रहा। क्रेमलिन के प्रवक्ता ने पुतिन ट्रंप बातचीत को रचनात्मक कहा, लेकिन किसी नए समझौते या ठोस प्रगति का जिक्र नहीं किया। यानी रूस अपने पुराने रुख पर ही कायम है। भारतीय मीडिया में भी यही थीम रही, बातचीत जारी, डील नहीं। लगभग सभी अखबारों और चैनलों ने इस बैठक को प्रमुखता से छापा। खास तौर पर इस पर फोकस रहा कि ट्रंप ने पुतिन को फोन कर पहल दिखाई, लेकिन उससे जमीनी स्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ा। साथ ही यूक्रेन का हथियार सौदा भारतीय कवरेज में मुख्य आकर्षण रहा। सार यही है कि ये पूरी कूटनीति फिलहाल हथियार, सुरक्षा गारंटी और नेताओं की बयानबाजी के नए अध्याय में उलझी हुई है। शांति की राह अब भी दूर और पेचीदा है। उम्मीद की लौ जल रही है, लेकिन वो हथियारों और रणनीतिक सौदों की परतों के नीचे दबती नजर आ रही है। रूस यूक्रेन युद्ध, सुरक्षा सौदों और कूटनीति की सियासत के शोरगुल के बाद अब एक नजरिया प्रकृति और आम जिंदगी की ओर, जहां असली बदलाव हर मौसम, हर आंगन में महसूस हो रहा है। द न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित लेख में एक सादगी से भरी लेकिन काफी गहरी बात कही गई है। हमारे अपने छोटे से बगीचे से लेकर पूरी दुनिया तक मौसम और प्रकृति के बदलते तेवर अब पहले जैसे नहीं रहे। लेखक बताते हैं, पहले उसके घर का बगीचा बिना स्प्रिंकलर के भी खुशहाल रहता था। बारिश आती थी, पेड़ पौधे खुद जीवित रहते थे। लेकिन अब सूखा बार बार पड़ता है, बारिश अनिश्चित हो गई है और पौधों को बचाने के लिए हर दिन पाइप, स्प्रिंकलर और ऐप्स की मदद लेनी पड़ती है। इसके बावजूद कभी बहुत अधिक बारिश आ जाती है और कभी गर्मी इतनी बढ़ जाती है कि दरवाजे खिड़कियां भी सूजने लगते हैं। फिर लेखक अपने बगीचे की खूबसूरती का जिक्र करता है, कैसे बीज, हवा या परिंदों के जरिए आकर खुद ब खुद पेड़ बन जाते हैं और इन पेड़ों पर सैकड़ों कीड़े, पक्षी और जानवर पलते हैं। इस साल इतनी बारिश और गर्मी हुई कि उसकी बगिया जंगल सी हो गई, जिसमें नए पौधे और तरह तरह के कीट पतंगे खूब फले फूले। लेख का असली भाव ये है कि मौसम के बड़े बदलाव सिर्फ इंसानों के लिए परेशानी नहीं, पूरी प्रकृति परेशान है। कहीं बहुत ज्यादा पानी से पेड़ गिर रहे हैं, कहीं सूखे से पेड़ बीमार हो रहे हैं। बड़े शहरों में बाढ़, सूखा, गर्मी सब कुछ एक साथ आ रहा है। लेकिन लेखक समझाता है, इन मुश्किलों के बावजूद अगर हम प्रकृति का ध्यान रखें, पेड़ लगाएं, पुराने पत्ते पत्तियां छोड़ दें, कीटनाशक कम करें, तो पेड़ सिर्फ जानवरों के लिए खाना या घर नहीं, बल्कि कार्बन जमा करने, बाढ़ रोकने और पूरे माहौल को ठंडा रखने में मदद करते हैं। और सबसे अहम बात, एक अकेला पेड़ कठिन हालात में जल्दी गिर जाता है, लेकिन अगर वो दूसरों के साथ घना और जुड़ा हो तो ज्यादा टिकता है। यानी द न्यूयॉर्क टाइम्स का लेख ये सिखाना चाहता है कि मौसम बदल रहे हैं, चुनौतियां बड़ी हैं, मगर सबक यही है कि प्रकृति के साथ
मिलजुल कर जीने वाले समाज और पेड़ ही कठिन समय में खड़े रह पाते हैं। हम सबको यही सीखना होगा, अपने घर, बगीचा या शहर जहां भी हो, मिलकर, जुड़कर और सोच समझकर प्रकृति के साथ रहना चाहिए। अब बढ़ते हैं तकनीक की दुनिया की ओर, जहां ब्रिटेन की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रणनीति पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। द गार्जियन का लेख बताता है कि डिजिटल क्रांति के नाम पर ब्रिटेन अपनी स्वायत्तता खोने का खतरा मोल ले रहा है। विदेशी तकनीकी दिग्गजों पर निर्भर होता जा रहा है और अपनी पहचान के बदले सिर्फ मामूली बेहतर किफायती सेवाओं को अपना लक्ष्य बना रहा है। लेख में ब्रिटेन की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रणनीति पर असलियत का पर्दाफाश किया गया है। लेख का कहना है कि ब्रिटेन जिस डिजिटल क्रांति की बात करता है, वो अनायास ही अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनियों पर निर्भरता बढ़ाने का माध्यम बन गई है। ब्रिटेन अपने सार्वजनिक डेटा, स्वास्थ्य सेवा और बुनियादी ढांचे को अमेरिका की बड़ी टेक कंपनियों को दान करता जा रहा है, जबकि वादे में सिर्फ थोड़ी बहुत दक्षता बढ़ोतरी का ही लाभ मिलता है। लेख की सबसे बड़ी चिंता यही है कि ब्रिटेन ने अपनी डिजिटल संप्रभुता को छोड़ दिया है। इसका मतलब कि यहाँ जो डेटा बनता है, उसका असली फायदा विदेशों के शेयरधारकों को होता है, जबकि ब्रिटेन के नागरिकों को इसका नाम मात्र भी लाभ नहीं मिलता। बड़ी बात यह है कि ब्रिटेन का खुद का कोई मजबूत क्लाउड नेटवर्क नहीं है, ना ही सरकार इसे बनाने की दिशा में कोई ठोस कदम उठा रही है। ऐसे में सार्वजनिक डेटा विदेशों में बने एआई मॉडल पर ही निर्भर रहता है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था और तकनीकी स्वायत्तता को बड़ा झटका लगता है। लेख ही भी बताता है कि बड़े वादों के उलट एआई की वजह से नौकरी जाने का खतरा ज्यादा है। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डेरॉन असमेगुल का कहना है कि एआई हकीकत में नौकरी बढ़ाने के बजाय पलायन का कारण बन रहा है। मतलब ये कि सरकार की तरफ से किए जा रहे उत्पादन बढ़ाने के वादे केवल कामगारों की कमी और बेरोजगारी की तरफ इशारा कर रहे हैं। द गार्जियन की राय में एक सच्ची डिजिटल रणनीति यही होगी कि सरकार अपना स्वयं का सार्वजनिक क्लाउड सिस्टम बनाए, खुले एआई मॉडल्स को बढ़ावा दे और तकनीकी विकास को सामाजिक हितों के लिए साधे। लेकिन फिलहाल जो योजना दिख रही है, वो बस आउटसोर्सिंग की है, जहां ब्रिटेन इनपुट देता है और अमेरिका फायदे में रहता है। सरल भाषा में कहें तो ब्रिटेन अपनी तकनीकी आजादी गंवाने की कगार पर है। उसे अपने भविष्य के लिए सशक्त और स्वावलंबी डिजिटल नीति बनानी होगी, ना कि विदेशी कंपनियों पर निर्भर रहना। अब बात भारत में मतदान प्रक्रिया की पारदर्शिता और लोकतांत्रिक अधिकारों के सवालों को लेकर चल रहे तीव्र विवाद की। वायर में प्रकाशित रिपोर्ट में बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर उठे वोट चोरी के विवाद और चुनाव आयोग की सफाई को विस्तार से बताया गया है। वायर लिखता है कि चुनाव आयोग ने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी सहित विपक्ष के आरोपों का जवाब देने की कोशिश की, लेकिन कई अहम सवालों पर स्पष्टता नहीं दी। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि आयोग ना तो पक्षपात करेगा, ना ही किसी को मौके पर छोड़ देगा, लेकिन विपक्ष के आरोपों को निराधार बताया और राहुल गांधी से हलफनामा मांगा। वहीं भाजपा सांसदों पर ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस सवाल का कोई जवाब नहीं मिला। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि बिहार में चल रहे मतदाता सूची पुनरीक्षण के दौरान कई विदेशी अवैध प्रवासियों का पता लगाया गया, लेकिन उनकी संख्या या कार्रवाई के बारे में चुनाव आयोग ने कोई ठोस जानकारी नहीं दी। साथ ही इस प्रक्रिया को मानसून के मौसम में कराए जाने को लेकर उठे सवालों के जवाब में आयोग ने पुरानी गाइडलाइन का हवाला दिया, लेकिन 2003 के उस वक्त चुनाव न होने की बात अनसुनी रही। अधिकारी ये भी कह रहे हैं कि मतदाता सूची में कुछ जगह घर के नंबर के तौर पर 0 दर्ज होना कोई वोट चोरी नहीं, बल्कि उन गरीब मतदाताओं के लिए एक अस्थायी तरीका है जिनके घरों को स्थानीय प्रशासन ने नंबर नहीं दिए। नाम एक से अधिक बार दर्ज होने पर आयोग ने स्पष्ट किया कि किसी भी मतदाता का वोट केवल एक बार ही माना जाएगा। इस रिपोर्ट का असल मकसद है चुनाव आयोग की प्रक्रिया की पारदर्शिता को चुनौती देना और सामने आए सवालों के जवाब की मांग करना। ये बताना कि मतदाता सूची के मसले पर केवल भाषणबाजी और आरोप प्रत्यारोप नहीं चलेगा, बल्कि कानून और तथ्य स्पष्ट होना बहुत जरूरी है। संक्षेप में रिपोर्ट दिखाती है कि लोकतंत्र का आधार होने वाले चुनावों का स्वच्छ और निष्पक्ष होना हर नागरिक की सबसे बुनियादी मांग है, और जब भी इस पर संदेह होता है तो जवाबदेही और पारदर्शिता की जरूरत बढ़ जाती है।
आज का अखबार में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए। लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.